ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नमन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आईएएस एंड आई cheerfully वेलकम यू ऑल टू टुडेस लेक्चर नंबर 3 ऑफ रफ्तार सीरीज ऑफ मृणाल सर इकोनॉमी। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में दोस्तों, दो लेक्चर्स में बेसिकली हमने बार्टर सिस्टम के बारे में बात किया था, हमने इवेल्युएशन ऑफ मनी के बारे में बात किया था, कैसे मनी इवॉल्व हुआ फ्रॉम अ पीरियड टू पीरियड। ऑलराइट, तो हमने देखा था कि कैसे मनी कमोडिटी मनी से स्टार्ट होके फिर हमने मेटालिक मनी देखा था, फिर हमने पेपर टोकन मनी देखा, फिर हमने स्टार्ट किया था बैंक मनी एंड डिपॉजिट मनी। ऑलराइट, सो हमने बैंक मनी एंड डिपॉजिट मनी में दोस्तों दो टाइप्स के पेपर ऑर्डर्स देखे थे, जो था चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। ऑलराइट, तो हमने ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ओवर ड्राफ्ट क्या होता है, ऑलराइट, क्या क्या फीचर्स होते हैं, चेक्स में क्या क्या फीचर्स होते हैं एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, एक सिस्टम है जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इन ऑर्डर टू कर्ब ऑल द फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस दैट वे आर टेकिंग प्लेस विद इन दी चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। ऑलराइट, जो भी चेक ट्रांजैक्शन हो रहा था दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा फोर्जरी हो रहा था, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्यूलेंट हो रहा था। इसको कर्व करने के लिए, इस पर्टिकुलर चैलेंज को कर्व करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लेके आया था एक चेक टर्निकेशन सिस्टम एंड पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। हम देखेंगे ये क्या होता है। ये कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कैसे ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन जो आए हैं लास्ट 10 to 15 ईयर्स में, उसमें जो 10 क्वेश्चंस हैं वो प्राइमरीली कॉन्सेप्ट बेसिस पे होती हैं एंड बाकी के जो 5 क्वेश्चन हैं वो बेसिकली दुनियादारी पे बेस्ड होती है। ऑलराइट, सो हम फोकस करेंगे अपने इस 10 क्वेश्चंस में, सो दैट वी get this 10 question 10 on 10. All right, and we can take some risk on this 5 question, but this 10 questions should be very much short. All right, so with this let's get started with today's lecture. All right, तो चेक टर्निकेशन सिस्टम क्या होता है दोस्तों? तो जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है रोमन सैनी सर जो अनअकैडमी के फाउंडर हैं, एंड ये मृणाल सर हैं। ऑलराइट, इन लेट्स से अगर रोमन सैनी सर को, मृणाल सर को चेक भेजना है 50,000 का। ऑलराइट, तो वो क्या करेंगे, एंड इनका अकाउंट है एक्सिस बैंक में। ऑलराइट, रोमन सर का अकाउंट है एक्सिस बैंक में एंड मृणाल सर का अकाउंट है एसबीआई बैंक में। ऑलराइट, तो जब रोमन सैनी सर को पेमेंट करना होगा मृणाल सर को, तो ऑब्वियसली अपने अकाउंट एक्सिस बैंक से ही करेंगे। राइट, तो जब वो एक्सिस बैंक का चेक काटेंगे दोस्तों, 50,000 रुपीज मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, तभी ये सिस्टम एप्लीकेबल होगा। राइट, ये सिस्टम 50,000 से नीचे के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मिनिमम अमाउंट चाहिए 50,000। तो वो क्या करेंगे, जब वो चेक फाड़ेंगे तो वो चेक की एक फोटो खींच के वो अपने बैंक में भी सबमिट कर देंगे। राइट, एंड वो चेक फिर मृणाल सर को दे देंगे। फिर मृणाल सर क्या करेंगे दोस्तों, वो चेक अपने बैंक एसबीआई में वो जमा करेंगे। ऑलराइट, जब वो बैंक एसबीआई में जमा करेगा दोस्तों, तो एसबीआई फिर जो बैंक ब्रांच है, वहां के मैनेजर, वहां के एम्प्लॉय उसी चेक का फोटो खींच के एसबीआई एक्सिस बैंक को भेजेंगे वेरिफिकेशन के लिए कि जो चेक का फोटो आपको ओनर ने भेजा है, जो चेक का फोटो आपको सेंडर ने भेजा है, जो कि रोमन सर है, एंड ये चेक जो मुझे मिला है वो मैच कर रहा है या नहीं। राइट, तो इसका बेसिक इशू क्या था दोस्तों, पहले लेट्स से अगर रोमन सर ने मृणाल सर को 5,000 का चेक दिया। राइट, बट पहले लोग क्या करते थे, ये 5,000 को अल्टर करके, इसको चेंज करके, फोर्जरी करके 50,000 कर देते थे, या 5 लाख भी कर सकते थे। ऑलराइट, तो इसी को कर्व करने के लिए एक ये वेरिफिकेशन मैकेनिज्म एनपीसीआई ने लेकर आया, सो दैट जैसे कि चेक रिसीवर बैंक को मिल जाए, तो वो जो ओरिजिनेटर बैंक है, जो एक्सिस बैंक है दोस्तों, उससे एक बार वेरीफाई कर ले कि जो हमें चेक रिसीव हुआ है एंड जो चेक आपको सेंडर ने भेजा है वो मैच कर रही है या नहीं। राइट, अगर वो दोनों चेक मैच करती है दोस्तों, फिर जो एक्सिस बैंक है वो अकाउंट से 50,000 या 5 लाख जो भी सम होगा वो एसबीआई को सेंड कर देगा, एंड वो मृणाल सर फिर वहां से ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द चेक टर्निकेशन सिस्टम एंड पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। ऑलराइट, सो पहले क्या होता था दोस्तों, जब ये सिस्टम प्लेस में नहीं था, तो एसबीआई को मैनुअली जाकर एक्सिस बैंक के ब्रांच में वो चेक को वेरीफाई करना पड़ता था। ऑलराइट, वहां जाके वो मैनुअली वेरीफाई करते थे कि वो जो ओरिजिनल चेक है एंड ये चेक मैच हो रहा है या नहीं। ऑलराइट, अगर मैच होता था फिर वो जाके मनी को ट्रांसफर करते थे, बट ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, इट वाज वेरी वेरी अनवायबल। राइट, बट ये जब चेक टर्निकेशन सिस्टम आया दोस्तों, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म आया, तो ये काफी ज्यादा फिजिबल हो गया, ये काफी ज्यादा वायबल हो गया, ये बहुत ज्यादा
टाइम सेविंग हो गया, राइट। अब सीधा आप पिक्चर मैच कर लो, जो ओरिजिनल चेक की फोटो जो ओरिजिनल बैंक एक्सिस बैंक के पास है, वो जो एसबीआई को चेक रिसीव हुआ है, वो दोनों मैच अगर हो जाएगी तो जो भी जो भी एक्सिस बैंक को अमाउंट ट्रांसफर करना है वो एसबीआई को सिंपली कर देगी। ऑलराइट, तो ये है दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम एंड पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। ऑलराइट, हमारे लिए जितना जरूरी था हमने समझ लिया। ऑलराइट, हमारे लिए एक चीज जरूरी है दोस्तों कि ये जो चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम है एंड पॉजिटिव पे मैकेनिज्म है वो किसने लाया, वो बेसिकली एनपीसीआई ने लेके आया है, ना कि आरबीआई ने या ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लेके आया है। हम देखेंगे कि ये बॉडी क्या करती है, इसकी फंक्शनिंग क्या है इन टुडेस लेक्चर। ऑलराइट, तो हमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो सिस्टम है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम एंड पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, ये बेसिकली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लेके आया है। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो हमें देखना चाहिए, वो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या सिस्टम का। ऑलराइट, समटाइम्स ये जो वर्ड होते हैं वो इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, मोर और लेस दे आर द सेम। ऑलराइट, कोर बैंकिंग सिस्टम या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, तो ये है क्या दोस्तों? कोर बैंकिंग सिस्टम है क्या? सो बेसिकली इट इज अ वेब ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर, राइट। जितने भी लेट्स से एसबीआई का योनो है, एसबीआई जब जो अकाउंट होल्डर है दोस्तों उन्हें मालूम होगा कि एसबीआई की जो इंटरनेट बैंकिंग की जो सॉफ्टवेयर है वो है योनो। ऑलराइट, वैसे एक्सिस बैंक की अलग होगी, एचडीएफसी की अलग होगी, आईसीआईसीआई की अलग होगी। ऑलराइट, तो ये जितने सारे सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों वो एक वेब प्लेटफॉर्म से इंटरकनेक्टेड होते हैं, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स, राइट, सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। पहले क्या होता था दोस्तों, अगर लेट्स से आपका बैंक अकाउंट है एसबीआई में एंड आप ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं एक्सिस बैंक के साथ। ऑलराइट, तो पहले ये उतना ज्यादा फिजिबल नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि उनके पास एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं था। ऑलराइट, बट आफ्टर कोर बैंकिंग सिस्टम आने के बाद, जैसे कि सॉफ्टवेयर आया ई कुबेर एंड एक्सेट्रा, ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसके आने के बाद ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म सारे बैंकों को प्रोवाइड किया, सो दैट दे कैन प्रोवाइड सीमलेस सर्विस टू द कस्टमर्स। ऑलराइट, अगर आपके पास लेट्स से एसबीआई का अकाउंट है एंड आप मनी एक्सिस बैंक में भेजना चाह रहे हैं तो आप अपने से फोन से ही भेज सकते हैं, राइट। आपको कोई बैंक नहीं जाना पड़ेगा, आपको एक्सिस जाके वेरीफाई नहीं करवाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा, आप सीधा अपने फोन यूपीआई से भेज सकते हैं, राइट, किसी भी बैंक अकाउंट में। सिमिलरली आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में मनी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के द्वारा, राइट। वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में डेटा शेयरिंग कर दे रहे हैं, सो दैट कस्टमर्स को बैंक ब्रांच तक जाना नहीं पड़ रहा है, उनकी टाइम बच रही है, उनकी एनर्जी बच रही है। ऑलराइट, सो इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, ई कुबेर एप्लीकेशन, ये एक आरबीआई का कोर बैंकिंग सिस्टम है दोस्तों, जो सारे बैंकों को आरबीआई प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ईज ऑफ ट्रांजैक्शन टू द कस्टमर्स। ऑलराइट, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोर बैंकिंग सिस्टम सॉल्यूशन, दे आर फंडामेंटली द सेम थिंग्स, दे आर जस्ट यूज्ड इंटरचेंजेबली। ऑलराइट, तो कोर बैंकिंग सिस्टम हो या सॉल्यूशन हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मोर और लेस सेम है। ऑलराइट, एक कॉन्सेप्ट यहां पे दिया हुआ है नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन, जो अक्टूबर 2020 में लाया गया था दोस्तों आरबीआई के द्वारा, बट अगेन ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है क्योंकि इट इज नॉट येट इंप्लीमेंटेड। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, अगर आरबीआई की प्रेस रिलीज आएगी तो हम एक स्पेशल लेक्चर इसमें ले लेंगे। ऑलराइट, बट फॉर नाउ वी कैन स्किप एंड मूव अहेड। ऑलराइट, एक एमसीक्यू है, चलिए देखते हैं, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था। ये एमसीक्यू है, द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, द करेक्ट टर्म। ऑलराइट, it is networking of a bank branches which enables customer to operate their accounts regardless of where they open their accounts, right? So it is a networking of bank branches, all right, which enables customers to operate their account regardless of where they open their account. This is absolutely true statement. All right, it is an effort to increase RBI's control over commercial banks through computerization. Again, doubt, because it was mainly done in order to make the services of the banks very feasible and seamless, right? feasible and seamless. ये आरबीआई का कोई इंटेंशन नहीं था दोस्तों दैट कि वो कंट्रोल करना चाहते थे कमर्शियल बैंक्स को, तो वी कैन कीप दिस पर्टिकुलर statement in doubt. All right, it is a detailed procedure by which a bank with huge non-performing asset, NPA की बात हो रही है दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे NPA क्या होता है, is taken over by another bank. Again, not right. All right, it is absolutely wrong because it has nothing. CBS
has nothing to do with NPA, non-performing asset, right? It was basically brought in picture in order to give customer services seamlessly, all right, easily. इतना जो भागा दौड़ी हमें करना पड़ता था पहले, आपके पास SBI का चेक है तो आपको एक्सिस बैंक में देना है तो आपको एक्सिस बैंक जाना पड़ेगा, वहां पे वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा. नाउ CBS has eliminated all this extra activities, all right, and it has made the process very very seamless. तो अगर आप सिंपली स्टेटमेंट 3 को एलिमिनेट करें दोस्तों तो ये तीनों स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगी. द आंसर विल बी 1 only and this is the true itself, all right. So ये हमने देखा CBS के बारे में. अब देखते हैं दोस्तों टेक्निक्स और मीन्स ऑफ पेमेंट क्या है, ऑल राइट. मीन्स ऑफ पेमेंट क्या है, हमने पेमेंट के बारे में तो जान लिया दोस्तों. चेक एक मीडियम है, डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है, ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बट ऑनलाइन मीन्स क्या क्या हो सकते हैं. तो एक तो RBI का मीडियम है दोस्तों और एक है NPCI का मीडियम, ऑल राइट. हम देखेंगे दोनों क्या क्या है. तो जो RBI का सिस्टम है दोस्तों उसे हम बोलते हैं RTGS. RTGS क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और है नेफ्ट. नेफ्ट का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. आपने कभी ना कभी RTGS एंड नेफ्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा. अगर आप अपने स्कूल की फीस देने जाते हैं, कॉलेज की फीस देने जाते हैं एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, तो आपने जरूर सुना होगा. एंड एक NPCI के सिस्टम है दोस्तों जिसको बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ऑलराइट. जो आज के टाइम में हम UPI यूज कर रहे हैं, फोन से जो वॉलेट ट्रांसफर कर रहे हैं एंड एक्सेट्रा, वो कैसे हो पा रहा है, वो इमीडिएट पेमेंट सर्विस ऑफ बाय NPCI के कारण हो पा रहा है, ऑलराइट. तो चलिए हम देखते हैं कि तीनों में क्या अंतर है, ऑलराइट. तो जो RTGS है दोस्तों जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, राइट. हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो RTGS एंड नेफ्ट है दोस्तों वो RBI के द्वारा लॉन्च की गई है, ऑलराइट. एंड जो IMPS है वो NPCI के द्वारा लॉन्च की गई है. तो हमें इसमें बस शॉर्ट होना है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ऑलराइट. अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा तो यही एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा कि वेदर RTGS एंड नेफ्ट इज बाय RBI और NPCI, ऐसा करके वो इंटरचेंजेबली आपको कंफ्यूजन के लिए दे सकते हैं. तो रिमेंबर आप एक स्टार मार्क बना ले कि RBI की RTGS एंड नेफ्ट है वो है RBI की, ना कि NPCI की, ऑलराइट. तो ट्रांसफर अमाउंट लिमिट क्या है दोस्तों, जब हम RTGS की बात करें तो लिमिट है 2 लाख से लेके 2000 करोड़ तक, ऑलराइट. ये बेसिकली जो बिग बिजनेसमैन होते हैं जो सेम डे में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं दोस्तों, पैसे भेजने चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उनके लिए RTGS काफी ज्यादा फिजिबल होता है, ऑलराइट. बट हम नेफ्ट की बात करें दोस्तों ये बेसिकली 10 लाख तक की इसकी लिमिट रहती है. आप 10 लाख से ज्यादा नहीं भेज सकते, ऑलराइट. और ये ऑर्डिनरी रिटेल कस्टमर जैसे कि आम जनता के लिए होती है जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करना चाहती हैं, ऑलराइट. किसी को पैसे भेजना, फीस कलेक्ट करना, रेंट देना एंड एक्सेट्रा की जब बात हो तो हम नेफ्ट का या इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज का यूज करते हैं. इमीडिएट पेमेंट सर्विस का लिमिट होता है दोस्तों 1 से मैक्सिमम 5 लाख रुपीस, 1 से लेके मैक्सिमम 5 लाख तक, राइट. हम जानते हैं UPI से कैसे हम 10 रुपए भेज सकते हैं, 5 रुपए भेज सकते हैं, 2 रुपए भेज सकते हैं, इवन 1 रुपए भी हम दे सकते हैं किसी को, ऑलराइट. सो दिस इज व्हाट इज द इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज बाय NPCI, ऑलराइट. टारगेट कस्टमर कौन होते हैं दोस्तों, किनके लिए ये RTGS, नेफ्ट एंड इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज होता है. बेसिकली टारगेट कस्टमर जो RTGS के होते हैं दोस्तों वो बिग बिजनेसमैन होते हैं, राइट, who are wanting to engage in high value transaction. एंड इनके जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं दोस्तों वो बेसिकली ऑर्डिनरी रिटेल कस्टमर्स होते हैं, ऑलराइट. सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, कितनी जल्दी ये ट्रांजैक्शन सेटल हो जाता है, राइट, कितना जल्दी ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है. तो RTGS भी इंस्टेंटली हो जाता है दोस्तों, बट जो नेफ्ट होता है इट टेक्स टाइम इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स, राइट. ये 30 मिनट तक समय लेता है ताकि जो बैंक है या इंटर बैंक्स हैं वो वेरीफाई कर सके ट्रांजैक्शन को. एंड ये जो UPI होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज होता है दोस्तों, वो भी इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाता है, राइट. हम जानते हैं कैसे हम स्कैन करते हैं तुरंत पैसा दूसरे अकाउंट में चला जाता है, ऑलराइट. सो दिस इज व्हाट इज द सेटलमेंट मैकेनिज्म. तो जो RTGS है वो भी इंस्टेंट हो जाता है एंड जो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज होती है वो भी इंस्टेंट हो जाती है. बट इन केस ऑफ नेफ्ट ये 30 मिनट तक टाइम ले सकता है, ऑलराइट. बट ये भी हो जाता है दोस्तों, ये भी हो जाता है कभी कभी जब बैंक सर्वर में लैगिंग आती है, इन दैट केस दे टेक्स 30 मिनट्स ऑफ मिनिमम टाइम, ऑलराइट. टाइमिंग क्या होता था दोस्तों, कितनी टाइम तक ये एप्लीकेबल होती थी, कब हम ये सिस्टम ऑपरेट कर सकते थे, राइट. हम कितने टाइम से कितने टाइम ये पैसे को भेज सकते थे. तो 2021 में दोस्तों 2021 में एक RBI का रिफॉर्म आया था, ऑलराइट. उससे पहले जो RTGS था दोस्तों वो सिर्फ वीकडेज में पॉसिबल होता था, वीकडे ऑफिस आवर्स, राइट.
9 to 5 में ही पॉसिबल हो पाता था वीकडेज में, दैट इज मंडे टू फ्राइडे। बट आफ्टर 2021 आरबीआई रिफॉर्म इसे 24/7 कर दिया गया, राइट। अब कभी भी किसी टाइम भी कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। तो दिस इज व्हाट इज द टाइमिंग। सिमिलरली जब नेफ्ट की भी बात करें तो वो सेम था, राइट। पहले आप इसको सिर्फ वीकडेज में वो ऑफिस आवर्स के टाइम में कर सकते थे, बट आफ्टर आरबीआई रिफॉर्म इसे भी 24/7 कर दिया गया। एंड जो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज है दोस्तों, यूपीआई एंड एक्सेट्रा, ये तो हम हमेशा में से मालूम है, हम चाहे दिन के 12 बजे हो या रात के 12 बजे हो, हम कभी भी यूपीआई दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, फीस क्या होती थी दोस्तों? अगेन 2021 से बिफोर फी प्लस जीएसटी लगता था, राइट। अगर आप एसबीआई में आपका अकाउंट है एंड आप आरटीजीएस यूज करना चाहते थे तो जो भी उनकी फीस थी, एक ट्रांजैक्शन फीस थी प्लस उसमें जीएसटी वो लगता था, ऑलराइट। बट आफ्टर आरबीआई रिफॉर्म्स इस ट्रांजैक्शन फीस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया, जीरो कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन को सीमलेस बना पाए दोस्तों, ट्रांजैक्शन को सीमलेस बना पाए। बट इसमें अभी भी फी प्लस जीएसटी लगता है। जो यूपीआई होता है दोस्तों, या जो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज होते हैं, उसमें अभी भी कोई प्लेटफॉर्म जैसे कि पेटीएम एंड एक्सेट्रा, आप जब उनसे मोबाइल रिचार्ज करवाओगे या कोई भी सर्विसेज लोगे तो एक फी, ट्रांजैक्शन फी 2 रुपए की चार्ज करते हैं, राइट, प्लस जीएसटी। सो दिस इज व्हाट इज द difference when it comes to fees, right? Who can provide this facility? All right, कौन ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है दोस्तों? सो अगेन बिफोर 2021 ओनली बैंक्स कुड प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, सिर्फ बैंक दे सकते थे। बट आफ्टर 2021 जब आरबीआई की रिफॉर्म आई दोस्तों, तो आरबीआई ने अनाउंस किया इवन नॉन बैंक्स एंटिटीज, राइट, लाइक एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कैन ऑल्सो बिकम मेंबर्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, राइट। जो ये नेफ्ट प्लस आरटीजीएस है दोस्तों आरबीआई की, इसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, उसके एनबीएफसीज भी मेंबर बन सकते हैं। सो लेटर डेट में हमें यह भी पता चल सकता है हम आरटीजीएस एंड एक्सेट्रा सिर्फ अपने नेट बैंकिंग से नहीं बल्कि अमेजॉन पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम एंड एक्सेट्रा से भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऑलराइट, सो ये आरबीआई की रिफॉर्म आई है। बट ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों एनबीएफसीज हैं, वो क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं अपने आप को? अभी तक सर आप पूछेंगे कि अगर ये इंक्लूड आरबीआई ने बोल दिया है तो हम अपनी आरटीजीएस की पेमेंट अमेजॉन पे या फोन पे या गूगल पे से क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों आरबीआई का ये रूल है कि ये जो प्लेटफॉर्म जो भी सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में इनकॉर्पोरेट होंगे वो ट्रांजैक्शन फीस नहीं चार्ज कर सकते, राइट। एंड जैसे कि हमने देखा था दोस्तों, जो आरटीजीएस की लिमिट है वो है 2 लाख टू 2000 करोड़, राइट, 2 लाख टू 2000 करोड़। अगर ये लोग इतनी हैवी ट्रांजैक्शन करेंगे दोस्तों एंड उन्हें कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं मिलेगा तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, राइट। इसीलिए ये लोग अपने आप को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट होता है उतना ज्यादा रिस्क भी होता है, ऑलराइट। इसीलिए वो लोग अपने आप को इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज में ही लिमिट रख रहे हैं, ऑलराइट। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर सकता है दोस्तों? बैंक्स, नॉर्मल बैंक्स कर सकते हैं, राइट। अभी योनो आ गया है जिससे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल वॉलेट, कंपनीज लाइक फोन पे, मोबीक्विक, गूगल पे, पेटीएम एक्सेट्रा, ये सारे ये लोग कर सकते हैं। सो ये था डिफरेंस हमने देखा बिटवीन द सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम ऑफ आरबीआई विच वाज द आरटीजीएस एंड नेफ्ट, एंड हमने देखा इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज बाय एनपीसीआई। ये बस याद रखिएगा दोस्तों, जो नेफ्ट आरटीजीएस है वो आरबीआई की है एंड जो एनपीसीआई है उसका है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, राइट। यूपीआई एंड एक्सेट्रा वो है एनपीसीआई का, ऑलराइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों एलपीएसएस का। एलपीएसएस क्या है? ये है बेसिकली लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो अभी तक हमने जितने पेमेंट मैकेनिज्म की बात की दोस्तों, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम हो दैट इज आरटीजीएस, नेफ्ट, या हो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, राइट, यूपीआई एंड एक्सेट्रा, ये सारे डिजास्टर प्रोन है दोस्तों, ये सारे वल्नरेबल हैं, ये सारे वल्नरेबल हैं, राइट। वल्नरेबल इन द सेंस, अगर लेट्स से कहीं पे डिजास्टर आ गया, कहीं पे साइक्लोन आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया एंड एक्सेट्रा, वहां पे जहां पे पावर बैकअप कंप्लीटली जीरो है, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों? वहां पे ये सिस्टम वर्क नहीं करेंगे। वहां पे आप फिर इन सिस्टम का कोई भी यूज नहीं कर सकते, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एनबीएफसीज हो या कोई भी हो, ये सारे सिस्टम कंप्लीटली शट डाउन हो जाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एज एन इमरजेंसी बैकअप आरबीआई ने लॉन्च किया था लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ऑलराइट। इसके मेन फीचर क्या है दोस्तों लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के? टू प्रोवाइड टेम्पररी एंड पोर्टेबल सॉल्यूशन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स एंड वॉर, ऑलराइट। जब नेचुरल डिजास्टर आपदा हो दोस्तों या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज है, उस टाइम में लाइट वेट पेमेंट सर्विसेज
एक अल्टरनेटिव के रूप में यूज किया जा सकता है। ऑलराइट, व्हाट इज द फीचर? इट कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम एनीवेयर, राइट। ये काफी पोर्टेबल इन नेचर होता है, ये काफी पोर्टेबल इन नेचर होता है एंड इसको यूज करने के लिए हमें बेयर मिनिमम स्टाफ चाहिए, राइट। हमें एकदम कुछ ही स्टाफ चाहिए, एक या दो, राइट। सो ये कैसे काम करता है, इसकी टेक्नोलॉजीज क्या है दोस्तों, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आप कहीं पे डीसी हैं एंड डीसी इज आल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी, ऑलराइट। तो अगर आपको कहीं पे डिजास्टर के टाइम में ज्यादा लंप सम मनी ट्रांजैक्ट करना है एंड ये सारे सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये ध्यान में होने चाहिए कि एक लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम भी होता है जिसका आप यूज करके एक क्राइसिस के टाइम में कोई भी अमाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमें पता है क्राइसिस के टाइम में रिसोर्सेज का कितना ज्यादा यूज होता है, ऑलराइट। एंड फाइनेंशियल रिसोर्स उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी होल्ड करती है, ऑलराइट। तो अब चलिए देखते हैं दोस्तों, हमने तो आरबीआई की बात की, एनपीसीआई की बात की, आरबीआई के सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम की बात की, एनपीसीआई की हमने इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज की बात की। तो अब हम देखते हैं कि एनपीसीआई ये जो बॉडी है वो है क्या, ऑलराइट। एनपीसीआई ये बॉडी है क्या, ऑलराइट। सो एनपीसीआई कंपनीज एक्ट 2000, ऑलराइट। सो जो एनपीसीआई है दोस्तों वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ऑलराइट। एंड इट इज एन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, राइट। इट इज नॉट अ प्रॉफिट कंपनी बट इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है, ऑलराइट। सो ओरिजिनली इट वाज फाउंडेड बाय 10 बैंक्स विथ 100 करोड़ कैपिटल, ऑलराइट। जो 10 बैंक है दोस्तों, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई, ऐसे 10 बैंक आके इन्होंने एक बॉडी की एस्टैब्लिशमेंट की, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर द कंपनी एक्ट ऑफ 2007, ऑलराइट। तो इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने एक कॉर्पस अमाउंट दैट इज 100 करोड़ का लिमिट सेट करके ये बॉडी बनाई, ऑलराइट। बट 2020 के बाद में दोस्तों जो नॉर्मल एनबीएफसीज हैं जैसे कि पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, अमेजॉन पे हो गया, दे कैन ऑल्सो बिकम द शेयर होल्डर ऑफ एनपीसीआई, ऐसा करके आरबीआई ने लागू कर दिया, ऑलराइट। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, एनपीसीआई का मेन फंक्शन क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फॉस्टर टू डेवलप कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी फॉर बैंक्स, ऑलराइट। जैसे कि हमने क्या देखा था, हमने देखा था इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, राइट। हमने देखा था यूपीआई के बारे में जो कि एनपीसीआई का इनिशिएटिव है, राइट। तो ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशन दे रहे हैं किनको, बैंक्स को, ऑलराइट। सो ताकि जो कस्टमर की सर्विसेज हैं वो बहुत ज्यादा फिजिबल, सीमलेस बन सके। तो एनपीसीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, ये है कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर द बैंक्स, राइट। डेवलपिंग कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर बैंक्स, right? So for example, UPI, Bheem app and etc. they have developed by National Payment Corporation of India, right? NPCI also looks for financial inclusion of villagers and poor by expanding the reach of banking network, right? ये भी एक मेजर गोल है दोस्तों NPCI का। They always look for financial inclusion, financial inclusion। सर फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बट आपने एक वर्ड सुना होगा लास्ट माइल बैंकिंग के बारे में, राइट। लास्ट माइल बैंकिंग के बारे में कि हम हर घर में बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इनिशिएटिव है जन धन योजना, राइट। द ट्रिनिटी ऑफ मोबाइल बैंक अकाउंट्स एंड आधार कार्ड्स, कैसे इस ट्रिनिटी से हम जो बैंक अकाउंट्स है, बैंकिंग सिस्टम है, उसको लास्ट माइल देश के हर एक गांव, हर एक नुक्कड़ तक पहुंचा सके। तो ये एनपीसीआई का भी एक मेजर एजेंडा है दोस्तों, एक मेजर ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी के थ्रू, कैसे हम कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशन के थ्रू जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, कोर बैंकिंग सिस्टम है, उसको हर एक गांव, हर एक नुक्कड़ तक पहुंचा सके, राइट। इसीलिए आप देखेंगे उन्होंने यूपीआई दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलप किया दोस्तों, सो दैट हम आजकल आपको हर घर में पेटीएम मिल जाएगा, फोन पे मिल जाएगा। आप सिर्फ एक मोबाइल कैरी करके आप इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, इवन सम ऑफ द इंटरनेशनल कंट्रीज ट्रैवल करके आप पेमेंट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन। लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है लेकिन लोगों के पास आज के दिन में पेटीएम वॉलेट है। दे आर अवेयर अबाउट कैसे स्कैन करके, अगर मैं सब्जी खरीदने जा रहा हूँ, चाय पीने जा रहा हूँ, तो कैसे
कैसे हम स्कैन करके पेटीएम वॉलेट से पे कर सकते हैं, राइट। दिस इज व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑलराइट। ये किसका एजेंडा है दोस्तों, ये है एनपीसीआई का एजेंडा, ऑलराइट। तो देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन जो कि ईपीएफओ में 2023 में पूछा गया था दोस्तों। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम जान रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ईपीएफओ का भी पेपर होता है दोस्तों, तो आप माइंड में रखें कि ईपीएफओ क्या पूछ रहा है, क्योंकि ईपीएफओ के क्वेश्चंस काफी ज्यादा हमें इकोनॉमी सेक्शन प्रीलिम्स में देखने को भी मिलते हैं, ऑलराइट। तो हमें नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या है। स्टेटमेंट 1 है दोस्तों, इन इंडिया द आरटीजीएस एंड नेफ्ट पेमेंट सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। मैंने अभी आपको चिल्ला चिल्ला के बताया कि हमें ध्यान में रखने वाली बात क्या है, बिटवीन आरबीआई एंड एनपीसीआई। अगर आप ये स्टेटमेंट ध्यान से सुने होंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर, ऑलराइट। The second statement is National Payment Corporation of India is an entity promoted और ओन्ड बाय द बैंक्स, ऑलराइट। तो अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट ही सुने दोस्तों, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, ऑलराइट। इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि आरटीजीएस एंड नेफ्ट है वो है आरबीआई की इनिशिएटिव अंडर सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, ऑलराइट। एंड एनपीसीआई की क्या है दोस्तों, एनपीसीआई की क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आप कमेंट करें एनपीसीआई की कौन सी पेमेंट इनिशिएटिव है, ऑलराइट। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर इसकी बेसिकली डी हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज द correct one, all right। That is NPCI is obviously owned by and promoted by the set of banks, all right। So with this we are done with today's lecture दोस्तों। हम आज की 30 मिनट हो चुकी है, तो हम आगे की लेक्चर फिर कंटिन्यू करेंगे, all right। But for today we are done, all right। So with this let's end today's lecture। Thank you so much for watching, friends। If you have liked the video, then please show your love by subscribing to the channel, that is Executive IAS by Naman Raj Gupta। And this is your host, guide and friend, until very next time, signing off। Keep watching, keep learning।